स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यहाँ पर पूछा गया था इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यदि हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बेस्ट टाइम रहेगा। ऑप्शंस दिए गए थे, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं तब हमें इंसर्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी इज मिड साइकिल इंसर्शन, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में इंसर्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद इंसर्ट करना है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाइल कैरिंग फॉर मैनिक पेशेंट द नर्स शुड कीप द यूनिट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक नर्स मैनिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही हैं तो उन्हें किस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो यूनिट है उसमें क्या करना चाहिए। इज एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग, जो यूनिट है वो एक्टिव और स्टिमुलेटिंग रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज चीयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग, चीयरफुल रहनी चाहिए लेकिन स्टिमुलेटिंग नहीं रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी परमिसिव एंड स्ट्रेस फ्री, परमिसिव रहनी चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहनी चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। यदि हम मैनिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए जो यूनिट रहेगी वो एक्टिव रहना चाहिए, इंटरेस्टिंग रहना चाहिए और एक्साइटिंग रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 आर। यहाँ पर विटामिन B12 के सोर्सेस पूछे गए हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज मशरूम, ग्रेन्स, नट्स। ऑप्शन नंबर बी इज डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज ब्रेड, राइस, ब्रोकली एंड बीन्स। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट है ऑप्शन नंबर बी, डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो हैं ये मेन सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसके द्वारा बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए इज न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इज कार्डियक मसल्स, ऑप्शन नंबर सी इज स्मूथ मसल्स, ऑप्शन नंबर डी इज स्टेरिएटेड मसल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लिगामेंट्स जॉइन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लिगामेंट्स हैं वो किसे आपस में जॉइन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मसल टू मसल, ऑप्शन नंबर बी इज बोन टू बोन, ऑप्शन नंबर सी इज मसल्स टू बोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोन्स टू बोन। जो लिगामेंट्स होते हैं वो एक बोन को दूसरी बोन से जॉइन करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज माइकल फेरेडे, ऑप्शन नंबर बी इज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी इज विलियम हार्वे एंड ऑप्शन नंबर डी इज चार्ल्स गुडियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन। यहाँ पर पूछा गया है जो RBC होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, वो कहाँ से फॉर्म होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज लीवर, ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी इज किडनी एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोन मैरो।
राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोन मैरो। बोन मैरो के द्वारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इन सभी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं उन्हें किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बॉइलिंग, और सेकेंड इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, option number 3 is electromagnetic radiation, and option number 4 is ethylene oxide. यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं उन्हें स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर इज अकम्प्लिश्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन से अदर जनरेशन में जो ट्रांसफर होती है किसके द्वारा ट्रांसफर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज डीएनए, ऑप्शन नंबर बी इज मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रांसफर आरएनए, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए के द्वारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फीटस। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो कि फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज डेसिडुआ, ऑप्शन नंबर बी इज एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी इज कॉर्पस ल्यूटियम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज यॉर्क सैक। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट एब्यूडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज। यहाँ पर पूछा गया है आयरन का एब्यूडेंट सोर्स मेन क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज मिल्क, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रीन वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर सी इज एग्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बीन्स। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं ये मेन सोर्स रहते हैं आयरन के। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पॉन्डिलाइटिस इज द नेम ऑफ अ डिसीज दैट अफेक्ट द। यहाँ पर पूछा गया है स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी डिसीज कंडीशन है जो कि इनमें से किसी एक को इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए इज स्पाइनल कॉलम, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेन सेल्स, ऑप्शन नंबर सी इज किडनी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल कॉलम। स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बैक साइड है वो इफेक्ट होता है, स्पाइनल कॉलम इफेक्ट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉन्डिलाइटिस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट मेनली अफेक्ट द बैक बाय कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन द स्पाइन। स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार से आर्थराइटिस का ही टाइप है जिसमें बैक साइड जो है वो अफेक्ट होता है और स्पाइन में जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेशन प्रोटीन इज। टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को जो है प्रोटीन बहुत नेसेसरी है सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर पूछा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेशन का फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज। यहाँ पर पूछा गया है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो प्रोटीन है इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, और यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रोटीन है उसका फर्स्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज माउथ, ऑप्शन नंबर बी इज स्टमक, ऑप्शन नंबर सी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, and option number D is large intestine. पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, माउथ। जैसे ही हम फूड को माउथ में लेते हैं और च्यूइंग करना स्टार्ट करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम से जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप, सभी ब्लड ग्रुप के पर्सन से जो ब्लड है उसे रिसीव कर सकते हैं। दे हैव नो एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड, इनके ब्लड में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं रहती है। दे लैक एंटीजन, या फिर इनमें एंटीजन नहीं होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज दे हैव अ स्पेशल प्रोटीन इन देयर ब्लड प्लाज्मा दैट इनहिबिट क्लॉटिंग, इनके ब्लड में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रहता है इनके ब्लड के प्लाज्मा में जो कि क्लॉटिंग को इनहिबिट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे हैव नो एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड। इसका राइट आंसर रहेगा कि इनके ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ पॉजिटिव वाले जो पर्सन्स होते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रुप ए वाले पर्सन रहेंगे उनके ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद जो ग्रुप बी वाले पर्सन्स होते हैं उनके ब्लड में एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहती है। उसी प्रकार से जो ग्रुप ए बी वाले पर्सन्स होते हैं उनके ब्लड में एंटीजन ए भी प्रेजेंट रहता है और किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है। इसका राइट आंसर रहेगा कि जो ग्रुप ए बी वाले पर्सन रहते हैं वो यूनिवर्सल रिसेप्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके ब्लड में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है। और जो ग्रुप ओ वाले पर्सन रहते हैं वो यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके ब्लड में किसी प्रकार का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए पर्सन रहते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। और जो ग्रुप ए बी वाले पर्सन रहते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच कंटेन्स द एंजाइम। यहाँ पर पूछा गया है सैलिवरी ग्लैंड जो होती है उसमें जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसके अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी इज रेनिन, ऑप्शन नंबर सी इज पटाइलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी पटाइलिन। पटाइलिन जो एंजाइम है इसे अमाइलेस एंजाइम भी कहा जाता है। अमाइलेस जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ब्रेक डाउन करने के लिए स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है और ये डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेटिना इन आइज एक्ट एज ए। यहाँ पर पूछा है जो रेटिना है वो आइज में क्या काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज लेंस इन द कैमरा, जैसे कैमरा में लेंस रहता है उस प्रकार से रेटिना वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी इज शटर इन द कैमरा, कैमरा में जो शटर है उसका काम करता है। फिल्म इन द कैमरा, या फिर जो फिल्म रहती है कैमरा में उसके जैसे काम करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी वर्क नहीं करता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी फिल्म इन द कैमरा। जैसे कैमरा में फिल्म रिकॉर्ड होती है उसी प्रकार से जो रेटिना है यह भी जो है इमेज को रिकॉर्ड करने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेटिना है ये इनर मोस्ट लेयर होती है आई के अंदर जो कि कुछ टिश्यूज़ के द्वारा बनी हुई होती है और ऑप्टिक नर्व के नियर रहती है और इसका काम रहता है जिस तरीके से कैमरे में फिल्म रिकॉर्ड होती है उसी तरीके से रेटिना भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो ये सभी उसके कारण रहेंगे सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। सर्जरी एंड ट्रॉमा के कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल ड्रग लेने की वजह से हो सकता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ मसल ब्लडर, या मसल ब्लडर में स्टिमुलेशन डिक्रीज होने की वजह से यूरिन रिटेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर बताना है, किसी एक को छोड़ के रिटेंशन ऑफ यूरिन का ये सभी कारण है सिर्फ किसी एक को छोड़ के।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ड्रग्स लाइक एल्बेंडाजोल। जो एल्बेंडाजोल ड्रग है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है यूरिन रिटेंशन के लिए। बाकी यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं इनकी वजह से यूरिन रिटेंशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2000, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2002, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2005 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2007। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 2005। 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन को स्टार्ट किया गया था। उसी प्रकार से 2005 में जो है जननी सुरक्षा योजना भी लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आप जो है 2 क्वेश्चंस आप इसके द्वारा याद रख सकते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन एंड जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। हमारे इंडिया से कौन सी डिसीज़ जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ HIV, ऑप्शन नंबर सी इज़ गॉइटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ड्रैकोनकोलियासिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ड्रैकोनकोलियासिस। ड्रैकोनकोलियासिस जो डिसीज़ कंडीशन है ये हमारे इंडिया से कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। ड्रैकोनकोलियासिस एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जो कि पैरासाइट ग्विनिया वॉर्म के कारण होता है और इसे ग्विनिया वॉर्म डिसीज़ भी कहा जाता है। ये जो डिसीज़ कंडीशन है ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी क्वान्टिटीज़ ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर आया है कि पीने के पानी में जो है फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0.25 mg पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.5 mg पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1.0 mg पर लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2.0 mg पर लीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 0.5 mg पर लीटर। तो क्लोरीन की जो क्वांटिटी है ड्रिंकिंग वाटर में वो 0.5 mg पर लीटर रहनी चाहिए। यहाँ पर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन का मतलब है यदि हम कॉन्टैमिनेटेड वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो क्लोरीन है जितने अमाउंट का क्लोरीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर लेगा, उसके बाद जितना भी अमाउंट का क्लोरीन जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा, बच जाएगा, उसे फ्री रेजिडुअल क्लोरीन कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में कितना रहना चाहिए। तो उसका राइट आंसर रहेगा 0.5 mg पर लीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है When measuring blood pressure, the instrument tubes keep at hand should be। यहाँ पर पूछा है कि यदि हम ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट की ट्यूब रहेगी वो हैंड के किस साइड पर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ लेटरल साइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ मीडियल साइड, ऑप्शन नंबर सी इज़ पोस्टीरियर साइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पोस्टीरियर लेटरल साइड। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी मीडियल साइड। यदि हम ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हैं तो जो भी बीपी इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है उसका जो ट्यूब रहेगा वो इस तरीके से हैंड के मीडियल में हमें रख के और फिर जो है ब्लड प्रेशर को मेज़र करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द लीवर टाइप इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है लीवर में वो किस टाइप में जाकर स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्लूकोस, ऑप्शन नंबर बी इज़ सुक्रोस, ऑप्शन नंबर सी इज़ गैलेक्टोस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VVM। यहाँ पर VVM का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।